बच्चे उठाने वाली परी। बुढ़ेला गांव में एक कंचन नाम की लड़की रहती थी जो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। कंचन एक सेठ के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। सेठ का एक बेटा था जिसका नाम था अमर। कंचन का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सेठ के घर में ही रहा करती थी और वो वहीं अपना गुजारा करती थी। एक बार की बात है, सेठ अपने बेटे अमर से कहता है, बेटा अप्पू शादी के लायक हो चुका है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक अच्छी सी लड़की देखकर हमें तुम्हारी शादी करा देना चाहिए। क्या पिताजी, आप मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हो? आपको तो पता ही है आजकल की लड़कियां कैसी होती है। मैं नहीं चाहता कि एक लड़की के आने से यह पूरा घर बिगड़ जाए। अगर आपको कोई ऐसी लड़की मिलती है जो इस घर को बनाकर चले तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। बेटा, तुझे तो पता ही है कि हम लड़कियों को केवल बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर क्या है कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो लड़की देख रहे हैं वह तुम्हारे लिए अच्छी होगी? पिताजी, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में जो भी लड़कियां आएगी वह बहुत खुश रहेगी। सेठ कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सेठ बीमार हो जाता है। सेठ की बीमार हालत में कंचन उनकी बहुत देखभाल करती है। ये देखकर सेठ को बहुत अच्छा लगता है और उसे कंचन के अंदर एक बहू का रूप दिखने लगता है। कंचन एक बहुत अच्छी लड़की है। इस लड़की के माँ बाप भी नहीं है। क्यों न मैं अपने बेटे अमर की शादी कंचन से करा दूं। कंचन वैसे भी बहुत समझदार लड़की है। वह मेरे बेटे को बहुत अच्छे से समझती है। कंचन बहुत ही ख्याल रखेगी। हाँ, यह बिल्कुल सही रहेगा। इतना सोचकर सेठ कंचन की शादी अपने बेटे अमर से करवा देता है। इस तरह कंचन और अमर की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अब दोनों मिलकर बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन किसे पता था कि कंचन की जिंदगी में भूचाल आने वाला है। कंचन और अमर की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन कंचन और अमर का एक भी बच्चा नहीं हुआ था। ये सब देखकर अमर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कंचन को अब बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे। कंचन को ये सब ताने सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन कंचन बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में कंचन को उसकी पड़ोसन मिलती है। अरे बहन, मैंने सुना है तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन तेरा अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। तेरे पति में कोई परेशानी है या तो खुद ही बांझ है? कंचन पड़ोसन की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप सर नीचे करके जाने लगती है कि तभी पड़ोसन फिर एक बार उंगली करती है। अरे अरे, जा रही हो, मेरी बातों का जवाब तो दे दो। खैर, तुम अगर जवाब नहीं दोगी तो तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं लगेगा? तुम जैसे बांझ औरतें मुंह लगने के काबिल नहीं होती। कंचन कुछ नहीं बोलती है और अपने आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कंचन अपने घर पहुँच जाती है। कंचन घर पहुँचकर अपने पति अमर से सारी बातें करती है। मुझे एक बच्चा चाहिए। गांव की सभी औरतें मुझे बांझ बोलने लगी है। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और हमें एक भी बच्चा नहीं हो रहा। मैं मानती हूँ अमर, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमारा एक भी बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो भगवान की मर्जी है। तुम तो बस रहने दो। भगवान का नाम लेकर तुम अपनी गलतियों पर पर्दा मत डालो। जरूर तुम्हें कुछ न कुछ कमी है। मुझे तुम्हारा इलाज कराना होगा। इतना कहकर अमर कंचन का इलाज करवाता है, लेकिन उसके बाद भी कंचन और अमर का कोई बच्चा नहीं होता। ये देखकर अमर को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद अमर कंचन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी कंचन अब बेघर हो गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। कंचन रोड पर तेज धूप में भटक रही थी। भटकते भटकते एक कूड़ेदान के पास कंचन को एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चा देखकर कंचन खुद से कहती है, हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। किसी को एक भी बच्चा नहीं देता और किसी को बच्चा दिया है तो उसे उस बच्चे की कोई कदर नहीं है। भगवान जाने ये कौन से बेरहम माँ और पिता है जो अपने बच्चों को यहाँ कूड़ेदान में फेंक कर चले गए। कोई बात नहीं, मैं इस बच्ची को अपने पास ही रख लेती हूँ। मैं इस बच्ची की परवरिश खुद कर लूंगी। इस बच्ची को मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। भले ही मैं भूखी रह जाऊं, पर इसे कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर कंचन उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में कंचन को एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। कंचन उसी कुटिया में उस बच्चे के साथ रहने लगती है और उसकी अच्छे से परवरिश करने लगती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगे। कंचन को काम की तलाश थी।
वो अब काम की तलाश में बाहर जाने लगती है। कंचन बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर मजदूरी करने लगती है और उस बच्चे का पेट भरती है। ऐसे ही एक बार कंचन की नज़र एक औरत पर पड़ती है, जहां वो देखती है कि वो औरत पैदा हुई एक बच्चे को नाले पर छोड़कर जा रही है। ये देखकर कंचन उसे आवाज लगाती है, दीदी दीदी, ओ दीदी, तुम इस तरह इस बच्चे को नाले पर छोड़कर क्यों जा रही हो? बहन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा कर सकूं, और मेरे परिवार में बेटी होना गुनाह है, इसलिए मैं इस बच्ची को यहाँ छोड़कर अपने घर जा रही हूँ। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती हूँ। ना चाहते हुए भी मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर इसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कंचन उस बच्ची को भी उठा लेती है। कंचन उस बच्चे को उठाकर अपने घर की तरफ जा ही रही होती है। कंचन को बच्ची ले जाते हुए वहाँ पर एक औरत देख रही होती है। उसके बाद वो चिल्लाकर बोलती है, चोर चोर चोर, ये देखो, ये औरत बच्चे चुराकर भाग रही है। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, नहीं तो ये इस बच्चे को चुराकर भाग जाएगी और इसे कहीं ले जाकर बेच देगी। औरत की आवाज सुनकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग मिलकर कंचन को बेरहमी से मारने लगते हैं और पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस कंचन से पूछती है, अरे क्या ये तेरा बच्चा है? तभी कंचन एक परी के रूप में बदल जाती है। नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है। तो तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही थी? पुलिस की बातें सुनकर परी सारी बातें पुलिस को बता देती है। परी की बातें सुनकर पुलिस को बहुत दया आती है और उसे बहुत बुरा महसूस होता है। पुलिस परी से कहता है, तुम्हारी जैसी परी इस दुनिया में देखने को कहाँ मिलते हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। तुम बच्चे को उठाकर उसकी परवरिश करती हो और उनका पालन पोषण अच्छे से करती हो। यह तो बहुत ही पुण्य का काम है। मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। पुलिस और परी बातचीत कर रही थी। उनको बातचीत करता देख वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसी भीड़ में कंचन का पति अमर भी था। अमर सामने आता है और कंचन से कहता है, मुझे माफ कर दो कंचन, मुझे नहीं पता था कि तुम एक नेक दिल और ईमानदार लड़की हो। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मैं माफ़ी के काबिल तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो कंचन। भले ही हमारे बच्चे ना हो, परंतु भगवान ने हमें इन बच्चों को हमारे नाम किया है और हमारा पूरा परिवार बन गया है। हम दोनों मिलकर इन बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाएंगे और इन बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से करेंगे। परी कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखों में आंसू लेकर अमर को गले से लगा लेती है। ये देखकर अमर एक बार फिर से कंचन से कहता है, कंचन, क्या अब हम अपने घर चले? हाँ हाँ, हम अपने घर चलते हैं। इतना कहकर कंचन अमर को गले लगा लेती है और बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है और इन बच्चों के लिए आश्रम खुलवाती है। इसके बाद अमर अपनी पत्नी कंचन के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। समय पहले की बात है, परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां हंसी खुशी से रह रही थी और सभी परियां आपस में मिलजुल कर गरीबों की मदद किया करती थी। परियों की बदौलत सभी गांव वाले हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। परंतु चुड़ैल लोक में भयंकर परी रहती थी, जो लोगों की खुशियों से बहुत जलती थी। भयंकर परी गांव वालों के साथ कुछ न कुछ हरकतें करती रहती थी और उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन भयंकर परी घोर तपस्या कर रही थी। तभी उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती है और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का फैसला करती है। भयंकर परी अपनी जादुई शक्तियों से पूरे गांव में सभी को बदसूरत और काला बना देती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उससे ज्यादा खूबसूरत दिखे। जब ये बात परियों को पता चलती है तो सभी परियां मिलकर रानी परी के पास जाती हैं। रानी परी, भयंकर परी ने अपनी जादुई शक्तियों से सभी गांव वालों को काला और बदसूरत बना दिया है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। अपने इस हालत को देखकर वो मदद के लिए हमें पुकार रहे हैं। रानी परी, ये तो बहुत बुरी बात है। आखिर भयंकर परी कभी नहीं सुधर सकती। हमने भयंकर परी को बहुत से मौके दिए सुधरने को, परंतु अब हमें लगता है कि हमें भयंकर परी को एक बंदी बनाकर अपने साथ कैद में रखना होगा, नहीं तो ये भयंकर परी पृथ्वी लोक पर आम इंसान को जीने नहीं देगी। लेकिन रानी परी,
आपको तो पता ही है भयंकर परी की जादुई शक्तियाँ बहुत बढ़ गई है, इसलिए वो लोगों के साथ इतना बुरा कर रही है। आखिर इतनी शक्तियों के आगे हमारी परियां भयंकर परी का सामना नहीं कर सकती है। तुम चिंता मत करो परियों, मेरे पास इसका एक उपाय है, परंतु इससे पहले हमें भयंकर परी के जादू को खत्म करना होगा और गाँव वालों को दोबारा उनकी खूबसूरती वापस देनी होगी। परंतु रानी परी, ये कैसे संभव हो सकता है? परियों, हमारे पास कुछ मेकअप किट रखी हुई है। मुझे लगता है कि हमें उस मेकअप किट की गांव में बारिश करवा देनी चाहिए। इससे गांव में सभी लोगों को मेकअप किट से अपनी खूबसूरती वापस मिल जाएगी और फिर हम सभी परियां एक बार फिर से भयंकर परी का ये सपना फेल कर देंगे। ये सुनकर सभी परियां रानी परी की बात मान लेती है। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से गांव में मेकअप किट की बारिश करवा देती है। ये सारा दृश्य गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं। अरे, ये तो कमाल हो गया, यहाँ तो ढेर सारे मेकअप किट की बारिश हो रही है। अरे नहीं नहीं बहन, मुझे तो ये कोई शैतानी ताकत का काम लगता है। कहीं ये सब चुड़ैल तो नहीं कर रही, जिसने हमें पहले से भी ज्यादा बदसूरत बना दिया है। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। इस तरह गांव वाले मेकअप किट की बारिश होते देख वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। गांव वालों को भागता देख भयंकर परी की नजर मेकअप किट की बारिश पर पड़ जाती है और वो सब समझ जाती है कि यह रानी परी की हरकत है। भयंकर परी सभी मेकअप किट ले लेती है और गांव में एक भी मेकअप किट नहीं रहने देती, ताकि कोई भी गांव वाला उस मेकअप किट की सहायता से खूबसूरत ना हो जाए। दूसरी तरफ भयंकर परी की नजर से बचकर मेकअप किट एक तन्नू नाम की लड़की के हाथ में आ जाती है। थोड़ी देर बाद तन्नू मेकअप किट को उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। तन्नू एक 12 वर्ष की लड़की थी जो अपनी माँ सरस्वती और अपने पिता संतोष के साथ रहती थी। तन्नू बहुत ही खूबसूरत और ईमानदार लड़की थी। तन्नू को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक था, परंतु भयंकर परी के जादू की वजह से तन्नू की खूबसूरती छिप गई थी। परंतु जब तन्नू के हाथ परी की वो जादुई मेकअप किट लगती है तो तन्नू इसका इस्तेमाल करती है। तन्नू जैसे ही वो मेकअप किट का सामान लगाती है, तन्नू बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित लगने लगती है। अरे वाह, ये मेकअप किट तो बहुत ही अच्छी है। इसका जरा सा सामान लगाते ही मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और चमकने लग गई हूँ। अब इस मेकअप किट की सहायता से मुझे गांव के सभी लोगों को ठीक करना चाहिए। गांव के सभी लोग बहुत परेशान हैं। तन्नू एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलती है। तन्नू छोटी थी, इसलिए उसके पास बहुत कम कस्टमर आते थे, परंतु जो भी आता था वो बहुत खुश होकर जाता था। धीरे धीरे तन्नू पूरे गाँव में फेमस हो जाती है और अब गांव के सभी लोग तन्नू के ब्यूटी पार्लर में खूबसूरत होने के लिए आते हैं। तन्नू एक बहुत ही ईमानदार लड़की थी, इसलिए उस किट का वो गलत इस्तेमाल नहीं करती और वो कम पैसों में ही लोगों को खूबसूरत कर दिया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सभी गांव वाले खूबसूरत दिखने लगे थे। जब भयंकर परी को ये बात पता चलती है तो वो पृथ्वी लोक पर सब देखने आती है। भयंकर परी देखती है कि एक छोटी सी बच्ची गांव के सभी लोगों को खूबसूरत बना रही है। इसका पता लगाने के लिए वो भेष बदलकर तन्नू के ब्यूटी पार्लर में जाती है। हे लड़की, मैंने सुना है कि तुम काली लोगों को खूबसूरत बना देती हो। तुम मुझसे जितना पैसा लेना चाहो ले सकती हो, परंतु मुझे वो राज बता दो कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो। क्योंकि तन्नू अभी बहुत मासूम थी और बहुत छोटी थी, इसलिए वो भयंकर परी की चाल नहीं समझ पाती और वो भयंकर परी को जादुई मेकअप किट के बारे में बता देती है। ये सुनकर भयंकर परी तन्नू से मेकअप किट मांगने लगती है। देख लड़की, अगर तू ये मेकअप किट मुझे दे देगी तो मैं तुझे पूरा माला माल कर दूंगी। तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुझे हीरे जवाहरात से भर दूंगी। देखो मैडम, मैं ये सब पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ गाँव वालों की भलाई चाहती हूँ, इसलिए मैं उनका मेकअप करती हूँ। ये मेकअप किट बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप यहाँ से जा सकती हैं। तन्नू की ये बात सुनकर भयंकर परी को बहुत गुस्सा आता है और वो तन्नू से वो मेकअप किट छीन लेती है। तन्नू बेचारी अकेली भयंकर परी का सामना नहीं कर पाती और वो मेकअप किट भयंकर परी छीन कर ले जाती है। ये सब परी लोग से रानी परी देख रही थी। तन्नू की ईमानदारी और साहस देखकर परी बहुत खुश होती है। रानी परी पृथ्वी लोक पर आती है और तन्नू से कहती है, मैंने देखा कि किस तरह तुमने सभी गांव वालों की सहायता की और लालच में ना आकर
भयंकर परी का बराबर सामना किया। तुम चाहती तो तुम भयंकर परी से उस मेकअप किट के बदले हीरे जवाहरात और पैसे मांग सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि लोगों में अभी भी इंसानियत बाकी है। परंतु परी जी, मैं भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर सकी और वो मुझसे जादुई मेकअप किट छीन कर ले गई। अब एक बार फिर से भयंकर परी की जीत हो गई और अच्छाई हार गई। तुम चिंता मत करो, ये सब तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। तुमने गांव वालों की सहायता कर हम परियों की सहायता की है। इस समय भयंकर परी कहाँ होगी ये हम जानते हैं। तुम चिंता मत करो, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई से कभी नहीं जीत सकती। मैं भयंकर परी का सामना करने जा रही हूँ, जब तक तुम अपना और गांव वालों का ध्यान रखो। इसके बाद रानी परी भयंकर परी के पास लड़ने के लिए पहुंच जाती है। रानी परी और भयंकर परी के बीच में बहुत घमासान युद्ध चलता है। भयंकर परी रानी परी के आगे नहीं टिक पाती और वो हार जाती है। भयंकर परी की जादुई शक्तियाँ रानी परी छीन लेती है और उसे बंदी बना लेती है। उसके बाद सभी परियां मिलकर तन्नू को धन्यवाद देती है। आप परियों की मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप मुझे धन्यवाद देकर यूँ शर्मिंदा ना करें। आप सभी परियां हम सभी गांव वालों की हमेशा प्रिय रहेंगी। इसके बाद गांव का पूरा माहौल बदल जाता है। गांव में सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं। रानी परी तन्नू को एक मेकअप किट गिफ्ट में देती है, जिसकी मदद से तन्नू गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और वो अपना जीवन यापन उस ब्यूटी पार्लर से चलाने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।